नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी की आप इससे पहले 11 किस्तें सुन चुके हैं। अब 12वीं किस्त मुलाहिजा फरमाए। इन हालात में भारतीय इंटेलिजेंस मुझे चेक न करे, इसका सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। स्वामी दयानंद की आमद मेरी मेज़ पर मामूल के मुताबिक हरगिज नहीं थी। मुझे उसका बखूबी एहसास था। मैं भी मोहतात होकर बैठ रहा, खुद को उससे लाताल्लुक जाहिर करके खामखा मुसीबत को दावत देना नहीं चाहता था। मैं भी उस पर मरा मिटा जा रहा था और उसके अपने पास आमद को सुभाग्या गर्दान रहा था। मेरी शदीद ख्वाहिश पर महाराज ने मेरी तरफ से सोम रस पीना कबूल कर लिया था। हाल में मौजूद खासे लोग तो पहले ही पूनम की वजह से मुझसे हसद कर रहे थे। अब महाराज की आमद ने मुझे उनकी नज़रों में गैर मामूली अहमियत दिला दी थी। जितनी देर महाराज बैठे रहे उन्होंने बमुश्किल चंद बातें ही अपनी तरफ से की थीं, वरना तो वो ज़्यादातर लोगों की बातों का जवाब ही देते रहे थे। मुख्तलिफ औरतें बारी बारी उनके चरणों में बैठ जाती। स्वामी जी अपनी तपस्या में गर्क हो जाते और अचानक झुक कर कोई बात उसके कान में कह देते। औरत बात सुनकर उठती, उनकी कदम बोसी करती और उल्टे पांव अपनी कुर्सी पर वापस चली जाती। तो बहुत खुशकिस्मत हो बालिके, उसने अचानक मेरी तरफ नजरें उठाई। एक लम्हे को तो मुझे जबरदस्त ज़हनी झटका लगा। जरूर उसकी नज़रों में कोई मकनातीसी कुव्वत पोशीदा थी, लेकिन अपनी कुव्वत इरादी को बरोकार लाते हुए दूसरे ही लम्हे मैंने अपनी हालत पर काबू पा लिया। सुंदरी को साथ लेकर हमारे आश्रम में आना, महागुरु तुम्हें अपने दर्शन देंगे। उसने फिक्रा मुकम्मल करते ही नजरें झुका ली। हमारा सौभाग्य महाराज, हम सर के बल आएंगे। पूनम नजरें झुकाए हुए कहा। ऑर्केस्ट्रा थोड़ी देर के लिए रुक गया था। महाराज भाषण देने वाले थे। फिर स्वामी जी का भाषण शुरू हुआ। भाषण क्या था? लगवियात का मजमुआ था। वो अपने पुजारियों को जिनसी आज़ादी का शब्द दे रहा था और शरीर को फना करके आत्मा की आज़ादी का रास्पुटीन फार्मूला रामायण और गीता के मुख्तलिफ श्लोकों की मदद से सुना रहा था। जैसे ही उसका भाषण खत्म हुआ, लोग फिर सजदे में गिर गए और स्वामी दयानंद महाराज शांति और कल्याण का राग अलापते वहां से पधार गए। उनके जाते ही नई मुसीबत आ गई। अब लोग हमारे गिर्द इकट्ठे होकर हमें बधाई दे रहे थे, क्योंकि महाराज हम पर खास तौर पर दयाल हुए थे। उनके ख्याल में हम दोनों में से किसी में ज़रूर कोई गुप्त शक्ति समाई थी जिसने महाराज को खास तौर पर हमारी तरफ मुतवज्जा किया था। जब पढ़े लिखे हिंदू तबके का यह हाल था तो जाहिल अवाम की नज़रियात का अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए। मैंने दिल ही दिल में उनकी ज़हनी पिस्ती पर लानत भेजी और इन कैडर्स की तरफ मुतवज्जा हो गया जो स्वामी जी के जाते ही अपनी मुश्तरका महबूबा को गालियां देने लगे थे, जिसने महाराज को देखते ही तोते की तरह उनसे आंखें फेर ली थीं। फराड है साला, एकदम फराड, मैं इसे खूब जानता हूँ। अभी इसका लेक्चर जारी था कि अचानक 2-3 नौजवान मुख्तलिफ मेज़ों से उठे और उस पर पल पड़े। अपने साथी को पिटता देखकर उसका दोस्त भी मुकाबले पर उतर आया और वहाँ वो धमाचौकड़ी मची कि खुदा की पनाह। मैं पूनम का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया। रात के करीबन 12 बज रहे थे। क्लब के बाहर 2-3 खाली टैक्सियां खड़ी थीं। हम घर रवाना हो गए। पूनम और मैं दोनों अपने आप को इस बदशुगनी का बायस जान रहे थे। तुम्हें तो बोर ही किया यहाँ लाकर, मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा। अरे नहीं तो, मैं तो खुद शर्मिंदा हो रही थी, शायद मेरी वजह से, तुम्हारी वजह से एक क्लब तो क्या 2 मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ सकती है। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए फिक्रा मुकम्मल कर दिया। उसके शर्माने की अदा पर बेइख्तियार मर मिटने को जी चाहा। घर पहुंचने तक हम दोनों एक दूसरे में खोए रहे। मेरे जाने का मकसद काफ़ी हद तक हल हो चुका था। मुझे वहाँ मुख्तलिफ लोगों के आपस में बहस मुबाहसे कुछ नई बातों का इल्म हुआ था। कहने वालों की नज़र में तो कोई अहमियत न रखती थी, लेकिन उनकी मेरे मुल्क के नज़दीक क्या अहमियत होगी इसका अंदाज़ा मैं बखूबी लगा सकता था। पूनम के कुर्ब का एहसास इतना सरूर अंगेज था कि मैं शायद इस कैफियत को बयान न कर पाऊँ। जब वो मेरे हमरा होती तो मेरा मान बढ़ जाता था। वासी पर नहर के करीब से टैक्सी गुजरी तो मैं चौंक उठा। यह नहर हवाई अड्डे के करीब से गुजरती थी और शायद हिफाजती इक़दामात के घर से वहाँ आर्मी डिप्लॉय हो रही थी। सारी रात मेरे ज़हन में नहर और उसके इर्द गिर्द का इलाका घूमता रहा। हवाई अड्डे के गिर्दा गिर्द ऐसे दिफाई हिसार का इल्म ज़रूरी था। मुझे बेचैनी से सुबह का इंतज़ार था ताकि उस सिलसिले में कोई लाहिया अमल तरतीब दे सकूँ। अगले रोज़ छुट्टी थी। सुबह मेरी तजवीज़ पर सब ने नहर के किनारे पिकनिक मनाने का प्रोग्राम बना लिया। अलल सुबह मैंने माता जी को यह तजवीज़ पेश कर दी थी। वो तो सुनते ही खिल उठी। बेटा, तुम्हें तो भगवान ने हमारे लिए अवतार बनाकर भेजा है। जल पूजा तो हमारा धर्म है, लेकिन प्रकाश के बाबूजी न जाने किस मिट्टी के बने हैं। पिछले साल भर से मुझे नहर का मुंह तक नहीं देखने दिया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरा मकसद सिर्फ यही नहीं था कि इन लोगों की मौजूदगी में मुझे वहाँ काम करने का मौका मिल जाएगा, बल्कि मैं ये भी जानता था कि मेरी मौजूदगी में वो लोग इतने मसरूफ़ रहेंगे कि उन्हें मेरे बारे में सोचने की फुर्सत नसीब नहीं होगी। जिंदगी से अपने हिस्से की मुसरतें हासिल करना हर इंसान का फर्ज है, लेकिन वक्त ने कभी उन्हें इतनी मोहलत ही न दी थी कि भाभी जी उन्हें इस तरह घुमा फिरा कर लाते। एक अरसे से माता जी उन्हें विष्णु यात्रा के लिए कह रही थी, लेकिन वो हर मर्तबा बात गोल कर जाते। सिर्फ इसलिए नहीं कि बकौल उनके उन्हें ऐसी फजूलियात से नफरत थी, बल्कि इसका बड़ा सबब पैसे का न होना था। अब उनके लिए जहाँ एक बाइज़्ज़त जिंदगी गुजारने के मौके मुयस्सर थे, वहाँ उन्हें मुझ जैसा धर्म पुत्र भी मिल गया था।
जो जबरदस्ती उनकी झोली में उनके हिस्से की खुशियां डाल रहा था। जब कभी मैं उन लोगों को फिल्म या किसी दूसरे तारीफी प्रोग्राम की तजवीज़ पेश करता तो बाबूजी जज्बाती हो जाते। मुझे इस बूढ़े कम्युनिस्ट पर बड़ा रहम आता और इस बात का यकीन होने लगता कि कुदरत ने बिलावजह मुझे इन लोगों से नहीं टकराया। शायद अब खुदा को इन्हें कुछ सुख दिखाना ही मकसूद था। मेरे शदीद इसरार पर मौसी झीवी हमारे साथ जा रही थी। एक मकामी टेम्पो पर बैठकर वो लोग नहर की तरफ चलती है। नहर के किनारे पर एक जगह लोगों ने तालाब की शक्ल देकर वहां एक मूर्ति खड़ी कर रखी थी। मूर्ति होगी तो मंदिर भी होगा और मंदिर बनेगा तो पूजा भी होगी। हिंदू बड़ी अजीबो गरीब कौम है। पूजा के लिए इनके कोई खास देवता मखसूस नहीं। मैंने उन्हें एक चूंटी से लेकर पहाड़ तक की पूजा करते देखा है। क्योंकि तमाम दरिया कैलाश पर्वत से निकलते हैं, इसलिए उनमें से निकलने वाली नदी नाले भी काबिल पुरस्तिश हैं। नहर के मुतल्लक तो उन्हें इल्म था कि ये गंगा जल है, इसलिए यहाँ कुछ ज़्यादा ही सरगर्मी देखने में आती थी। नहर के किनारे के साथ साथ पक्की सड़क बनी हुई थी जिस पर से गुजर कर लोग माता मंदिर को जाते थे। मामला चूंकि पूजा का था, इसलिए इंडियन आर्मी वो सड़क बंद न करने पर मजबूर थी। यह अलग बात कि उन्होंने वहाँ अपनी सिक्योरिटी खासी फैला दी थी। बल्कि हाल ही में पाकिस्तानी जासूस भी इस इलाके से गिरफ्तार हुआ था। अखबारात के मुताबिक वो जासूस पिकनिक मनाने वालों की आड़ में फोटोग्राफी कर रहा था। उस जासूस की गिरफ्तारी के बाद से तो इंतजामात और भी सख्त हो गए थे। बाकी तमाम लोग तो टेम्पो पर चले गए, जबकि मैं और प्रकाश मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, क्योंकि हमें बाजार से कुछ फ्रूट भी खरीद कर ले जाना था। नहर के करीब पहुंचते ही मोटरसाइकिल प्रोग्राम के मुताबिक झटके खाने लगी। क्या हुआ? प्रकाश ने परेशानी से पूछा। प्लग कचरा, पेट्रोल में मिलावट या कोई और घपला? मैंने गर्दन मोड़कर जवाब दिया। यार न जाने ये मुसीबत क्यों पाल रखी है बाबूजी ने। प्रकाश बोला, काश तुमने भी कोई मुसीबत पाली होती। मैंने ये फिक्रा कुछ इस अंदाज से कहा था को बेख्तियार हंस पड़ा। नहर की सड़क पर कुछ दूर तक तो मोटरसाइकिल चलती रही। जैसे ही एक आर्मी यूनिट के नज़दीक पहुंची वो अचानक बंद होगी। कहाँ मरवा दिया साली ने। यार इसमें तो प्लग पाना भी नहीं है। प्रकाश परेशानी से बोला। अच्छा कुछ करते हैं। मैंने उसे फ्रूट की टोकरी थमा दी। हम मोटरसाइकिल घसीटते हुए एक एंटी एयरक्राफ्ट गन के नज़दीक पहुंच गए, जिसे बड़े खूबसूरत तरीके से कैमोफ्लेज किया गया था। नज़दीक ही एक आर्मी ट्रक खड़ा था जिससे जवान सामान उतार रहे थे। ट्रक पर लगे बटालियन मार्क पर लेपापोती की गई थी, लेकिन इसका कुछ हिस्सा अभी तक नुमाया था, जिसका इल्म होना बहुत ज़रूरी था। सब लोग हैरानी से हमारी समत देख रहे थे। जय हिंद। हमने करीब पहुंचते ही उन्हें प्रणाम किया। जय हिंद। 2-3 जवान बोले, क्षमा कीजिए आपको डिस्टर्ब किया, एक मुश्किल पेश आ गई थी। मैंने सारा फिक्रा अंग्रेजी में बोलकर इस मेजर पर अपनी अहमियत जता दी थी, जो इन सब में सीनियर नजर आ रहा था। कोई बात नहीं, ऑल राइट। उसने फराक दिली दिखाई। चंद मिनट के बाद ही अपनी फ्रूट वाली आधी टोकरी खाली करवाने के बाद हम उनके एक लांस नायक से प्लग खुलवा कर साफ करवा चुके थे। उसने बड़ी मुश्किल से एक ऐसी चाबी निकाली थी जिससे हमारी मोटरसाइकिल का प्लग खुला और मोटरसाइकिल भी खुद ही स्टार्ट करके हमारे हवाले की थी। जाते हुए एक मरतबा फिर हमने जय हिंद का नारा लगाया और वहां से चल पड़े। तमाम जुज़वियात मेरे ज़हन में नक्श हो चुकी थी। प्रकाश ने मोटरसाइकिल के चलते ही एक मोटी सी गाली उन्हें दी और मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाने लगा। बाप का माल समय रखा है क्या? वीर जी, इन्हें कुछ देने से बेहतर था आप इसे दरिया में फेंक देते। यार अपनी सेना से मोहब्बत करना सीखो, मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। जवाब में उसने सेना को 2-3 गालियों से नवाजा। ये बात मैंने अक्सर महसूस की थी कि बहुत कम लोग भारत में अपनी फौज से मोहब्बत करते थे। ज़्यादातर उन्हें गासिब और अयाश ही करार देते थे। यूँ तो भारतीय हुकूमत अपने जमहूरी होने का दावा करते थे, लेकिन सिविलियन मुलाजमीन के मुकाबले में फ़ौज को बेपनाह सहूलतें हासिल हैं। यही वजह है कि भारत का पढ़ा लिखा तबका फौज को सख्त नापसंद करता है। और इन दिनों अभी 71 की जंग शुरू नहीं हुई थी और आवाम 65 में पाकिस्तान के हाथों अपनी फौज की दरकत का तमाशा देख चुके थे। मुझे 10 पटाखे दे दो, अभी सबको भगा दूंगा, प्रकाश ने उन पर तंज करते हुए कहा। मैंने उसे इस मौजू पर मजीद छेड़ना मुनासिब न समझा, लेकिन दिल ही दिल में मुझे इस बात से बेहद खुशी हुई थी कि इसे अपनी फौज से नफरत है। मैं तो इसे पिकनिक ही कहूँगा, क्योंकि सिवाय बूढ़ों के और कोई तालाब के नज़दीक भी नहीं भटकता था। काफ़ी लोग यहाँ पहले से मौजूद थे। नहर के किनारे बने हुए मुख्तलिफ बागात के हर महफूज कोने में कोई न कोई किसी न किसी को अपने साथ चिमटाए बैठा था। बाबूजी के कुछ वाकिफ लोग मिल गए थे जो आपस में मुल्की हालात पर बहस कर रहे थे। चूंकि उनका ताल्लुक कम्युनिस्ट पार्टी से था, इसलिए उनकी बातें भी हुकूमत के खिलाफ थीं। इन दिनों कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के खिलाफ एक ज़बरदस्त मुहिम चला रही थी। भारत में काफ़ी अरसे से चलने वाली ज़ेर ज़मीन तहरीक नक्सलबाड़ी का चर्चा इन दिनों पंजाब में भी सुनने में आ रहा था। पहले ये लोग कलकत्ता और महाराष्ट्र तक ही महदूद थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सारे भारत में फैल रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने जालंधर के एक DSP को गोली मार दी थी, जिसके बाद से हुकूमत पंजाब कम्युनिस्ट लीडरों की खसूसी निगरानी कर रही थी। यहाँ भी यही मसला ज़ेर बहस था। इन लोगों
کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ضرور کسی اہم چکر میں ہیں۔ میرے قریب ہونے کی وجہ سے حالانکہ وہ خاصی محتاط گفتگو کر رہے تھے، لیکن میری چھٹی حس نے مجھے ان کے متعلق نہ جانے کیوں شک میں مبتلا کر دیا۔ بات تو میرے مطلب کی نہیں تھی، بہرحال میں نے اس روز بابو جی کو چیک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی دوپہر کا کھانا جو پونم اور ماتا جی نے مل کر وہیں ایک سٹوو پر تیار کیا تھا، کھا کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ ایک دھماکہ خیز خبر سنائی دی۔ سوامی دیانند جی مہاراج سینکوں کو درشن دینے آ رہے ہیں۔ سوامی جی کا نام سنتے ہی میرا ماتھا ٹھنکا، یہ کمبخت یہاں بھی آن مرے گا، مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ ہر مشتبہ جگہ پر مہاراج پہنچ جاتا تھا، مجھے یقین ہو چلا تھا کہ ضرور اس شخص کا انٹیلیجنس سے کوئی تعلق ہے، کیونکہ حال ہی میں اس علاقے سے ایک جاسوس کی گرفتاری نے اسے مشتبہ بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے یہاں بھارتی سیکیورٹی کا عمل دخل خاصا بڑھ گیا تھا۔ ابھی کل ہی میری ملاقات سوامی سے ہوئی تھی، اور وہ بھی خصوصی ملاقات۔ اگر اس نے آج بھی مجھے یہاں دیکھ لیا تو خواہ مخواہ میرے متعلق کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میرے متعلق انٹیلیجنس کا شک خطرناک بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ رائے کوٹ میں میری آمد حال ہی میں ہوئی تھی۔ انٹیلیجنس والے فوراً میرے ماضی کا تعاقب شروع کر دیتے، جس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس طرح وہ لوگ اپنا جال بنتے بنتے بہرحال مجھ تک پہنچ جاتے۔ اس بات کے امکانات 50-50 تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ سوامی دیانند وہی ہو جو وہ نظر آتا ہے، لیکن میں خطرہ کیوں مول لوں؟ میں نے سوچا۔ پرکاش، میں، بابو جی اور پونم تاش کھیل رہے تھے جب اچانک میرے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سب نے باری باری پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ذرا طبیعت خراب ہے بابو جی، میرا خیال ہے میں گھر چلوں، مجھے آرام کرنا چاہیے، ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ میں نے تاش کے پتے ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ تم جاؤ بیٹے، ٹھیک ہے، ہم بھی پیچھے آ رہے ہیں، بابو جی بولے۔ میرے علاوہ پونم کا یہاں رہنا بھی کچھ ٹھیک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں محتاط رہنا چاہتا تھا، اپنا کوئی کلیو باقی چھوڑنا مجھے گوارا نہ تھا۔ آپ لوگ تو سوامی جی کے درشن بھی کریں گے، میرا خیال ہے میں اور پونم موٹر سائیکل سے چلے جائیں۔ میں نے خود تجویز پیش کر دی۔ جواب میں بابو جی نے مہاراج دیانند کو بے شمار گالیوں سے نواز دیا تھا۔ پرکاش کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، کیونکہ ابھی اس کی کوششوں کے باوجود بھی مجھے اور پونم کو تنہائی میسر نہیں ہوئی تھی۔ اس کی دانت میں شاید اب میں یہی چاہتا تھا۔ اس نے مجھے اور پونم کو چلتا کیا، باقی سب کو وہ لے کر مہاراج کے درشن کرنے چلا گیا، جبکہ بابو جی اپنے دوستوں کے ساتھ جا بیٹھے تھے۔ جیسے ہی ہم لوگ رائے کوٹ جانے والی سڑک پر گھومے، میری طبیعت بحال ہو گئی۔ پونم میری اچانک سے احتیاطی سے سب کچھ سمجھ گئی۔ گھر پہنچتی وہ مسکراتی ہوئی گویا ہوئی، کمال ایکٹنگ کرتے ہو آپ کو، تو فکرہ اس نے ادھورا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی سلسلے میں حساس ہوتا جا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میرے سوا تمہیں کوئی نہ دیکھے، کوئی نہ چاہے، میں نے خالص فلمی لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ پونم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کافی دیر ہم دونوں ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔ وقت کا پنچھی پر لگا کر اڑتا رہا۔ ہمیں شام ڈھلنے کی خبر تب ہوئی جب سب گھر والے واپس آ گئے۔ موسی اور ماتا جی مہاراج دیانند سوامی کے گن گا رہی تھیں۔ انہیں مہاراج کی شکل میں پربھو کے درشن جو ہو گئے تھے، جبکہ دونوں باپ بیٹا اسے سارے راستے کوستے آئے تھے۔ ہم لوگ اگلی صبح لدھیانہ آ گئے۔ 3-4 روز بعد ایک دن میں اپنے انتہائی خطرناک مشن پر جا رہا تھا۔ مجھے ہوائی اڈے کے تمام حفاظتی انتظامات کے باوجود رات کے اندھیرے میں اڈے میں داخل ہو کر ایک خاص نوعیت کی معلومات حاصل کرنا تھی۔ اس اثناء میں میرے چہرے پر داڑھی اگائی تھی اور 2-3 مزید تبدیلیوں سے میری شکل بالکل بدل چکی تھی۔ سر شام بھی میں ہوائی اڈے کے قریب گاؤں کا رخ کر رہا تھا۔ کسان اپنے ہلوں کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے۔ میں نے ایک پنجالی بیلوں کے گلے میں ڈالنے والی اپنے کندھے پہ اٹھا رکھی تھی۔ دیہاتیوں والے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ان کپڑوں میں کیا کچھ چھپا تھا، اس کا علم مجھے یا میرے خدا کو تھا۔ دور سے دیکھنے پر یہی محسوس ہوتا تھا کہ میں بھی دوسرے کسانوں کی طرح ایک کسان ہوں جس کی زمین سڑک کے دوسری طرف واقع ہے۔ وہاں اپنا کام ختم کرنے کے بعد اب گاؤں واپس جا رہا ہوں۔ ہوائی اڈے کے گردا گرد دور و نزدیک کے دیہاتوں کے مختلف لوگوں کی زمین تھی، اور شام کو وہ سب اسی راستے سے گزر کر اپنے اپنے گاؤں جایا کرتے تھے۔ جو ہوائی اڈے کے نزدیک سے گزرتا تھا، میں آہستہ آہستہ کھیتوں کی منڈیروں پر چلتا ہوا اڈے کی مخصوص علاقے کے گرد لگائی گئی حفاظتی باڑ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اسی اثناء میں میری نظر بڑی بے چینی سے چاروں اطراف کا جائزہ لیتی رہی تھی۔ بظاہر تو اس بات کے کوئی آثار نہیں تھے کہ مجھے کسی نے دیکھا ہے، کیونکہ سردی کا موسم ہونے کی وجہ سے اب آہستہ آہستہ اندھیرا بھی چھانے لگا تھا۔ یہ ڈھلتے چاند کی رات تھی، جسے میں نے خاص طور سے اپنے کام کے لیے منتخب کیا تھا۔ جیسے ہی ہوائی اڈے کی حدود شروع ہوئی، ایک لکڑی کے بورڈ پر میری نظر پڑی جس پر وارننگ دی گئی تھی، اس جگہ سے آگے جانا جرم ہے۔ میں نے بڑی لمبی لمبی جنگلی گھاس میں، جسے کیموفلاج کے نظریے کے تحت انڈین ایئر فورس نے خود ہی بڑھا رکھا تھا، پنجالی پھینکی اور خود بھی بڑی پھرتی سے اس میں رینگ گیا۔ اپنے ہاتھوں میں نے احتیاطاً ربڑ کے باریک دستانے پہن لیے تھے۔ کمر کے گرد بندہ تہ بند میں نے اپنے جسم کے گردا گرد کس کر باندھ لیا تھا، اور اپنے اصلی لباس میں جو خاصا چست تھا واپس آ گیا تھا۔ گھاس کے اندر ہی اندر بغیر آواز پیدا کیے چلتا ہوا میں خاردار تار کی باڑ کے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ پہلی حفاظتی باڑ تھی۔ میں نے چاروں طرف آہٹ لی اور اطمینان کرنے کے بعد بڑی پھرتی سے ایک چھوٹے سے پلاس کی مدد سے اسے کاٹ کر اپنا راستہ بنایا، پھر اسے جوڑ کر ٹھیک کیا اور اندر جا گھسا۔
आगे एक नाला बनाया गया था जिसे अबूर करना और ज्यादा मुश्किल दिखाई देता था, लेकिन अल्लाह की मदद शामिल हाल थी। अपनी कुव्वत इरादी के बलबूते पर मैंने उसे भी अबूर कर लिया। उसके बाद फिर लंबी लंबी घास का सिलसिला शुरू हो गया। ये घास टीलों के एक सिलसिले पर उगी हुई थी। अचानक मैं चौंक उठा। नजदीक ही एक तार नजर आया जिसका सिलसिला किसी जिस्त के प्लेट नुमा शय से मिला हुआ था। दिल ही दिल में मैं भारतीय सिक्योरिटी को दाद दिए बगैर न रह सका। उन्होंने यहाँ होने वाली गैर मामूली नकलो हरकत नोट करने के लिए ऐसे हिसास आलात का सिलसिला चारों तरफ फैला रखा था जो मामूली सी आहट को भी रिकॉर्ड कर सकते थे। उन हालात का बर वक्त इल्म होने पर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और मजीद एहतियात के साथ आगे रह गया। अब मैं उसी सड़क के नजदीक पहुंच गया था जो हवाई अड्डे के चारों तरफ गश्ती दस्तों के लिए बनाई गई थी। मुझे यहाँ रुककर पेट्रोल पार्टी का इंतजार करने के बाद आगे जाना था। करीबन आध घंटा तक मैं जमीन से चिपका लेटा रहा जब अचानक दूर से आने वाली जीप की आवाज सुनकर मेरे आसाब तन गए।